हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैरो ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो सामान्य कंप्यूटर जो एक विषय के रूप में है, जो विभिन्न परीक्षाओं में सामान्य कंप्यूटर पूछा जाता है। आपकी जो आने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा है या व्यापम की और जो भी परीक्षाएं हैं जिनमें सामान्य कंप्यूटर एक विषय के रूप में है, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम 2005 से लेकर 2022 तक जो व्यापम की विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं, जितनी भी जेल पैरी से लेकर जहाँ जहाँ सामान्य कंप्यूटर जिस परीक्षा में एक विषय के रूप में था, उन सारे प्रश्नों को हमने इन वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं दो तरीके से। पहला तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होते हैं उनको सॉल्व करने से हमें एक आइडिया लगता है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हम सामान्य कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो व्यापम किस प्रकार के क्वेश्चन पहले के सालों में प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो इस समय एक आइडिया लगता है कि हाँ हमें इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ना है। दूसरा, व्यापम हो गया या एमपी की और परीक्षा होती है जैसे एमपीपीएससी हो गया, इनमें जो होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी बड़ी मात्रा में रिपीट होते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। और ये रिपीट जो क्वेश्चन है ये आपको आने वाली जो परीक्षाएँ हैं व्यापम की, जितनी भी परीक्षाएँ जो आने वाली होने वाली हैं, पटवारी हो गया या फिर एआरआई का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की जो वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो कंप्यूटर का परिचय, इतिहास और प्रकार, ये टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो उसके ऊपर ये वीडियो है आपका। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है कंप्यूटर के जनक के रूप में कैसे जाना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हम अपने स्कूल में ये क्वेश्चन पढ़ चुके होते हैं। तो कंप्यूटर की जो जनक है, आप सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज जो है उनको कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। तो इसका जो सी नंबर का जो आपका आंसर है चार्ल्स बेबेज ने पहले यांत्रिक कंप्यूटर की क्या की थी, स्थापना की थी, या पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटिंग शब्दावली में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है ना। तो ये लिखा है आपको, क्या लिखा है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो है इंटरनेट सिस्टम प्रोग्रामिंग। बी नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सी नंबर का जो आपका है इंटरनेट सेशन प्लान। और डी नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो है इंटरनेट सेशन प्रोग्राम। तो आप देखिए आईएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जिस भी कंपनी का हम इंटरनेट यूज करते हैं, जो कंपनी हमें इंटरनेट प्रदान करती है, उसको बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो का इंटरनेट हम चलाते हैं, जैसे हम एयरटेल का इंटरनेट चलाते हैं, वोडाफोन का नेट चलाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इन कंपनियों को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एएनएसआई का पूर्ण रूप क्या है। तो आपकी जो ऑप्शन है वो है ए नंबर का ऑप्शन है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। फिर बी नंबर का क्वेश्चन है एलियन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सी नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और डी नंबर का क्वेश्चन है अफ्रीकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए नंबर का अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये अमेरिका का एक बहुत ही प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना। ये विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होती हैं उनको बढ़ाने में मदद करता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी इसका बहुत योगदान है, इस वजह से इसका नाम आपसे पूछा गया है एएनएसआई। आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि सुंदर पिचई किस कंपनी के सीईओ हैं। तो आपके जो ऑप्शन है वो है ए नंबर का ऑप्शन है याहू। बी नंबर का ऑप्शन है स्नैपडील। सी नंबर का ऑप्शन है गूगल। डी नंबर का ऑप्शन है इंस्टाग्राम। तो आप सबको पता है कि जो सुंदर पिचई हैं, ठीक है ना, वो आईआईटीएन हमारे देश से पढ़े हुए हैं और गूगल कंपनी के वो क्या हैं, वर्तमान में सीईओ हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सी, गूगल। और आपको पता है गूगल कंपनी द्वारा कई सारे जो उनके प्रोडक्ट हैं उनका यूज हम करते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में करते हैं, अपने मोबाइल के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम जो है उसका यूज हम लोग करते हैं।
और गूगल की स्थापना किसने की थी? आपको पता है गूगल की स्थापना किसने की थी? सुंदर पिचाई तो सीईओ है, लेकिन गूगल की स्थापना की थी सर्गी ब्रेन और लैरी पेज ने। सर्गी ब्रेन और लैरी पेज। सर्गी ब्रेन और लैरी पेज जो थे वो गूगल के क्या थे? संस्थापक थे। चलिए हम देखते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? ठीक है ना। तो आपका जो ए नंबर का क्वेश्चन है वो है पर्सनल कंप्यूटर। क्या पर्सनल कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर है? सी। और आपको बी नंबर क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर। और आपका जो सी नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो है लैपटॉप। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो है एम्बेडेड कंप्यूटर। आपको पता है पर्सनल कंप्यूटर तो घर घर में है। हम लोग जितने भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। एम्बेडेड कंप्यूटर, जैसे आप डिजिटल घड़ी पहनते हो, डिजिटल घड़ी के अंदर एक चिप के फॉर्म में कंप्यूटर होता है। ठीक है ना, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, छोटा सा कंप्यूटर होता है, उसको बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। तो ये भी डिजिटल घड़ी भी आप ले लेते हो आसानी से, तो ये सस्ती चीज़ है। लैपटॉप भी आप आसानी से ले सकते, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपये में आपको लैपटॉप मिल जाता है। लेकिन क्या आपने देखा किसी के पास, अपने आपके जो आसपास कोई लोग रहते हों, आपका कोई रिश्तेदार हो, उसके पास सुपर कंप्यूटर है? आपने कभी देखा कि किसी के पास सुपर कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं सबसे महंगे, सबसे तेज और सबसे बड़े क्या होते हैं? कंप्यूटर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े होते हैं, सबसे तेज होते हैं, हम सबसे महंगे सुपर कंप्यूटर होते हैं। ठीक है ना। और आप जानते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड में किसको बोलते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोलते हैं सेमोर क्रे को। ठीक है ना, सेमर क्रे। सेमर क्रे जो हैं इनको बोलते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड में। जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था वो सेमोर क्रे ने बनाया था, और इनकी कंपनी थी क्रे कंप्यूटर। जो क्रे कंप्यूटर जो इनकी कंपनी थी, ठीक है ना, यही सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण इसी कंपनी ने किया है। दूसरा जो सुपर कंप्यूटर होता है वो पैरेलल प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर काम करता है। ये तेज क्यों होते हैं? सुपर कंप्यूटर तेज क्यों होते हैं? क्योंकि ये समांतर प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे कोई सुपर कंप्यूटर में एक साथ कई सारे प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है 1 2 3 4, मान लीजिए ये आपके क्या है? प्रोसेसर है। प्रोसेसर जो होता है, ठीक है ना, हर कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है। तो सुपर कंप्यूटर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, तो मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर होता है। आप कोई भी प्रॉब्लम सुपर कंप्यूटर देते हैं, जैसे आपने दिया 1 + 2 + 3 + 4, ये आपने प्रॉब्लम सुपर कंप्यूटर को दी, तो ये क्या करेगा? इस प्रॉब्लम को कई पार्ट में तोड़ देगा। ठीक है ना, 5 + 6, तो ये क्या करेगा? इस प्रॉब्लम को कई पार्ट में तोड़ देगा। जैसे 1 + 2 है, ये 1 + 2 है, ये वाला हिस्सा एक प्रोसेसर करेगा। 3 + 4 है, ये वाला हिस्सा एक प्रोसेसर करेगा। 5 + 6 है, ये वाला प्रोसेसर एक अलग प्रोसेसर इसको करेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पैरेलल प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर सुपर कंप्यूटर कार्य करता है, जिस वजह से ये काफ़ी तेज होते हैं, कोई भी और जटिल से जटिल गणना को जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। फिर आपका जो 6वां क्वेश्चन है वो है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एक जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें कौन सा कंप्यूटर हो सकता है? तो आपकी जो ऑप्शन है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है ना। फिर बी नंबर का जो ऑप्शन है आपका सुपर कंप्यूटर। सी नंबर का क्वेश्चन नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है ना। और डी नंबर क्वेश्चन है एम्बेडेड कंप्यूटर। अब डिजिटल घड़ी है, डिजिटल घड़ी में मेन फ्रेम कंप्यूटर तो हो नहीं सकता। ठीक है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। तो डिजिटल घड़ी तो छोटी सी होती है, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर हो नहीं सकता। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं। डिजिटल घड़ी खुद सस्ती आती है, 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 की आती होगी डिजिटल घड़ी, तो इसमें सुपर कंप्यूटर यूज नहीं करेंगे। नोटबुक कंप्यूटर, आपको पता है नोटबुक क्या होती है? नोटबुक तो खुद अपने आप में कंप्यूटर, सब जानते हैं नोटबुक ऐसी होती है देखने में। ठीक है ना। तो नोटबुक कंप्यूटर भी नहीं होगा, तो उसका ऑप्शन क्या होता है? डी। आप लॉजिक लगा के भी आंसर को सही कर सकते हो, एम्बेडेड कंप्यूटर। और वैसे ही मैंने आपको बताया कि एम्बेडेड कंप्यूटर जो होते हैं बहुत छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं, और इन्हें क्या होता है? एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर को बनाया जाता है। ये चिप के आकार में छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं। ठीक है ना। उस चिप को, जैसे डिजिटल घड़ी हो गई, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, इसके अंदर इसको इनबिल्ट कर दिया जाता है। ठीक है ना। एम्बेड का अर्थ ही होता है किसी सिस्टम के अंदर स्थापित। ठीक है ना। तो एम्बेडेड कंप्यूटर मतलब जो किसी सिस्टम के अंदर स्थापित होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है, एम्बेडेड कंप्यूटर। फिर हम देखते हैं अपना 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है।
तो 7वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 1998 किसके सहयोग से विकसित हुआ है। जो परम सीरीज के जो कंप्यूटर हैं, ठीक है ना, परम सीरीज की कंप्यूटर का विकास किसने किया है। तो आपके जो ऑप्शन है वो सबसे पहला ऑप्शन है आपका ए नंबर का ऑप्शन है बार्क। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। फिर आपका है ISS। फिर आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो है CDEC। और डी नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो है भारतीय विज्ञान संस्थान। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका CDEC। सी नंबर का जो आपका आंसर है वो सही आंसर है। तो CDEC जो है, CDEC ने परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर उनका निर्माण किया है। CDEC का फुल फॉर्म को पता है, CDEC क्या है। तो CDEC क्या है, भारत का एक निकाय है, ठीक है ना। भारत में जो सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक ना, सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर उनका निर्माण CDEC ने किया है। तो CDEC का फुल फॉर्म जो होता है, CDEC का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर, ये इस प्रकार है, देखिए ये CDEC, ठीक है ना, थोड़ा सा CDEC। तो इसका फुल फॉर्म जो है सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग। इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। CDEC की स्थापना की गई थी कब, 1988 में CDEC की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय पुणे में। इसका मुख्यालय कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में CDEC का मुख्यालय है। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य कार्य था भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना, ठीक है ना। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। परम 8000। तो परम 8000 जो कंप्यूटर था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 का निर्माण किया था CDEC ने। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड में सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड में बोला जाता है सेम और क्रेको। क्या आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर का भारत में जनक किसको बोला जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे बोला जाता है, तो इंडिया में सुपर कंप्यूटर का जनक बोला जाता है विजय भाटकर को, ठीक है ना। तो विजय भाटकर, विजय, थोड़ा सा राइटिंग आप देख लेना, आप समझ लेना, मैं मुँह से ही बोल रहा हूँ। विजय भाटकर जो हैं ये बहुत बड़े कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। इनको बोला जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। और जो CDEC की जब स्थापना हुई थी 1988 में, तो CDEC के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे विजय भाटकर, ठीक है ना। इन्हीं के नेतृत्व में हमने परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। और CDEC का मुख्यालय कहाँ है, पुणे में है। आपको पता है मध्य प्रदेश में भी CDEC का एक क्षेत्रीय केंद्र है। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट होता है वो, या फिर कोई भी भारत सरकार का निकाय, जैसे ISRO है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक मुख्यालय होता है, ठीक है ना, इसका एक मुख्यालय। फिर इसके जगह जगह पे केंद्र होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे इसके केंद्र हैं। इसी प्रकार CDEC के भी बहुत सारे केंद्र, मध्य प्रदेश में भी इसका एक केंद्र है। मध्य प्रदेश के शहर में इसका एक केंद्र है CDEC का। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, ठीक है ना, इंदौर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में CDEC का एक क्षेत्रीय केंद्र है, ठीक है ना, CDEC की एक लैब है। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या है, CDEC का एक क्षेत्रीय केंद्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है पर्सनल कंप्यूटर यूनिट की मदरबोर्ड के अलग अलग कंपोनेंट, ठीक है ना। जो मदरबोर्ड जो आपका होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके जो कंपोनेंट होते हैं या घटक होते हैं, ठीक ना, कंजिक्यूटिव समानांतर इलेक्ट्रिकल संचालित तार आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं। जो मदरबोर्ड के बहुत सारे घटक होते हैं, ठीक है ना, वो किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो आपके जो ऑप्शन है वो है, ए नंबर का ऑप्शन है कंडक्टर, क्या कंडक्टर के द्वारा जुड़े होते हैं। बी नंबर का ऑप्शन है बस। सी नंबर का ऑप्शन है कनेक्टर। और डी नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो है कंजिक्यूटिव, ठीक है ना, कंजिक्यूटिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्या, ए नंबर का आंसर है बस, वो सॉरी ए, बी नंबर का जो आंसर आपका है वो बस, ठीक है ना। इसका सही आंसर है आपका बस। बस क्या होते हैं, बस होते हैं तारों के समूह, जो तार होते हैं वायर के समूह होते हैं बस। और बस भी अपने आप में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस, ठीक है ना। जो एक्सटर्नल बस जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो उपकरण होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं, कीबोर्ड, माउस, इनको क्या करते हैं,
कंप्यूटर के जो आंतरिक भाग होते हैं उनसे जोड़ते हैं। और जो इंटरनल बस जो होते हैं, वो इंटरनल बस जो होते हैं जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर या कंप्यूटर के अंदर के जितने भी भाग होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, बस। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 9वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है IBM PC80 में 80 का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, IBM PC80 एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें 80 का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, तो आपको जो ऑप्शन है वो है अप्लाइड टेक्नोलॉजी, बी नंबर का आपका ऑप्शन है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी, सी नंबर का आपका ऑप्शन है वो है एडिशनल टेक्नोलॉजी, और डी नंबर का आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका बी नंबर का, ठीक है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो IBM PC80 एक क्या है, कंप्यूटर है, इसमें 80 का फुल फॉर्म है एडवांस टेक्नोलॉजी। तो बी नंबर का आपका ऑप्शन सही है। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 10वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है डिजिटल कंप्यूटर का इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है। ठीक है ना, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है। तो आपका ए नंबर का जो ऑप्शन है वो है इनपुट यूनिट, बी नंबर का ऑप्शन है आपका कंट्रोल यूनिट, सी नंबर का ऑप्शन है आपका आउटपुट यूनिट, और डी नंबर का ऑप्शन है आपका डाटा यूनिट। तो ये डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं जिनको हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना, हमारे लैपटॉप, PC, पर्सनल कंप्यूटर सब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। तो आपने देखा होगा डिजिटल कंप्यूटर इनपुट यूनिट होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कंट्रोल यूनिट भी होती है, आपने सुना होगा आउटपुट यूनिट भी होती है। क्या आपने कभी सुना है डाटा यूनिट? आपने सुना है किसी भी कंप्यूटर में डाटा यूनिट होती है, डाटा नाम से, स्पेसिफिक डाटा नाम से कोई यूनिट होती है, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर का इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर का, डाटा यूनिट। डाटा यूनिट डिजिटल कंप्यूटर का क्या है, अंग नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर कोई यूनिट नहीं है, डाटा यूनिट। तो आपका अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर क्वेश्चन। तो 12वें नंबर क्वेश्चन है किसी पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई होती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है शब्द लंबाई। शब्द लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड लेंथ, ठीक है ना। तो किसी पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई होती है, ठीक है ना। तो ए नंबर का जो आपका ऑप्शन है उसमें लिखा है 4 बिट्स, बी नंबर का आपका ऑप्शन है उसमें लिखा है 8 बिट्स, सी नंबर का जो आपका ऑप्शन है उसमें लिखा है 16 बिट, और डी नंबर का जो ऑप्शन है उसमें लिखा है 64 बिट, ठीक है ना। तो जो आजकल जो पर्सनल कंप्यूटर आ रहे हैं उनकी जो वर्ड लेंथ है वो है क्या, 64 बिट की वर्ड लेंथ है। तो आपका डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या है, 64 बिट आंसर सही है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि यार ये शब्द लंबाई क्या होता है, ठीक है ना, वर्ड लेंथ क्या होता है, ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, या कई लोगों ने पढ़ा होगा, या कई लोगों के लिए पहली बार ये शब्द आपने सुना होगा। क्या शब्द लंबाई, की शब्द लंबाई क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, शब्द लंबाई जो होती है, जैसे कोई भी कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, वो एक बार में जितने डाटा को या जितने बिट्स को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है ना। कोई भी कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, हमारे द्वारा डाटा लेता है, डाटा पे कार्य करता है, फिर हमें आउटपुट देता है। तो कोई भी कंप्यूटर एक समय में जितना डाटा ले सकता है, ठीक है ना, या जितने बिट्स ले सकता है उसको बोलते हैं क्या, शब्द लंबाई, ठीक है ना। पहले होती थी 8 बिट्स पर्सनल कंप्यूटर की, लेकिन अब जो पर्सनल कंप्यूटर आ रहा है उसमें 64 बिट तक क्या हो रही है, शब्द लंबाई हो रही है। तो आप शब्द लंबाई समझ गए होंगे। कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो जितनी मात्रा में एक बार में डाटा ले सकता है प्रोसेस करने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, शब्द लंबाई। ये किसी कंप्यूटर की क्षमता को दर्शाता है, ठीक है ना। शब्द लंबाई से आप किसी कंप्यूटर की क्षमता का पता करते हैं कि वह कंप्यूटर कितना शक्तिशाली है। क्वेश्चन आ जाए कि जो कंप्यूटर की शब्द लंबाई है, मान लो अभी तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसी कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई कितनी होती है, तो आपने बता दिया 64 बिट। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो वर्ड लेंथ होती है, शब्द लंबाई होती है, उसको मापने की इकाई क्या होती है, तो उसके मापने की इकाई जो आपके ऑप्शन में लिखा है, ये बिट्स लिखा है ना, ये बिट्स जो होती है ये किसी भी कंप्यूटर की शब्द लंबाई को मापने की इकाई होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई जगह लिखा रहता है 32, ठीक है ना, 32 बिट्स, ठीक है ना, बिट्स CPU, ठीक है ना। 32 बिट्स CPU मतलब 32 बिट्स CPU का मतलब है कि इसकी जो वर्ड लेंथ है या शब्द लंबाई जो है वो क्या है,
32 बिट है, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर है तब वह कहलाता है, ठीक है ना। कोई कंप्यूटर है उसके पास में क्या है, एक से अधिक प्रोसेसर है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो आपके ए नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो है यूनी प्रोसेस। बी नंबर का आपका क्वेश्चन है वो बी नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो है मल्टी प्रोसेस। सी नंबर का आपका ऑप्शन है वो है मल्टी ब्रेटेड। और डी नंबर का आपका ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग। अब प्रश्न में लिखा है कि जिस कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं, ठीक है ना। अब एक से अधिक प्रोसेसर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेस बोलेंगे या मल्टी प्रोसेसर बोलेंगे, ठीक है ना। यूनी प्रोसेस तो बोल लेंगे नहीं, या मल्टी ब्रेटेड भी नहीं बोलेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग भी नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेस बोलेंगे। तो इसका जो आपका ऑप्शन है वो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, मल्टी प्रोसेस बोलते हैं। यदि कंप्यूटर के पास एक से अधिक प्रोसेसर हैं तब वह कहलाता है मल्टी प्रोसेस, ठीक है ना, या मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। यदि किसी कंप्यूटर में आप एक साथ कई सारे प्रोग्राम को चला सकते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, ठीक है ना। मल्टी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम, ठीक है। तो यदि आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर। मल्टी प्रोसेस कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो मल्टी प्रोसेस कंप्यूटर होते हैं, ठीक है ना, मल्टी प्रोसेस कंप्यूटर होते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है वो है फोर्ट्रॉन कहलाता है, ठीक है ना। फोर्ट्रॉन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो फोर्ट्रॉन का इसमें फुल फॉर्म आपसे पूछा गया कि फोर्ट्रॉन क्या है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है क्या है, फार्मूला ट्रेन। ए नंबर का ऑप्शन आपका फार्मूला ट्रेन। बी नंबर का आपका ऑप्शन है फार्मूला ट्रांसलेशन। सी नंबर का आपका ऑप्शन है फार्मूला ट्रेन नेटवर्क। डी नंबर का आपका ऑप्शन है फार्मूला ट्रांसलेशन नेटवर्क। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, फार्मूला ट्रांसलेशन। जो फोटोन है, फोटोन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है ना। फोटोन क्या है, एक फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है। इसे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा भी माना जाता है, ठीक है ना। फोटोन को प्रथम उच्च स्तरीय भाषा भी बोलते हैं। ये एक फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है। इसका प्रयोग वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग तथा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने के लिए किया था, ठीक है। तो फोटोन का यूज कौन करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है, गणितीय क्षेत्रों में गणितीय सूत्रों को सॉल्व करने के लिए क्या किया था, इसका उपयोग किया जाता है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया था, ठीक है ना। जो ENIAC नाम का जो कंप्यूटर था इसको किसने डिजाइन किया था ये आपको बताना है। तो आपकी ऑप्शन है वो है, पहला ऑप्शन है जो आपका ए नंबर का बेन न्यूमैन। बी नंबर का आपका ऑप्शन है वो है जोसेफ M जैकवर्ड। सी नंबर का आपका क्वेश्चन है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W मैचुली, ठीक है ना। और जो डी नंबर का आपका ऑप्शन है वो है चार्ल्स बेबेज। तो इसमें से आपको बताना है कि ENIAC का आविष्कार किसने किया था, ठीक है ना। तो आपका इसमें से सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। तो आपका आंसर है सी नंबर का, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W म्यूचुअली जो थे इन्होंने क्या किया था, ENIAC का क्या किया था, आविष्कार किया था। और आपको बता दूं मैं ENIAC जो था वो प्रथम पूर्ण, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या था, ENIAC था। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 7वें नंबर का क्वेश्चन, वो है डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रण है, ठीक है ना। आपको पता है दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो अब बंद हो चुके हैं लगभग, ठीक है ना, और डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग हम अभी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के सम्मिश्रण से कौन सा कंप्यूटर बनता है, तो आपको ये बताना है कि डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों पर काम करने वाला कंप्यूटर कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ए नंबर का आपका ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर। बी नंबर का आपका ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर। सी नंबर का आपका ऑप्शन है डेल कंप्यूटर। डी नंबर का आपका ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसकी जो ऑप्शन है उसमें कॉमन सेंस हम लगाएं तो हम देखेंगे इसमें पूछा गया डिजिटल व एनालॉग दोनों प्रणालियों का सर्वोत्तम सम्मिश्रण। तो एनालॉग कंप्यूटर तो हो नहीं सकता ना, एनालॉग कंप्यूटर केवल एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है, ठीक है ना, एनालॉग प्रणाली पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल प्रणाली पर कार्य करता है, ठीक है ना। इसका जो आपका सही आंसर है वो है क्या, दो ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिए। जो आपका ए नंबर का जो आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रणालियों पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो और
हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं वो, ठीक है ना। तो आपका 70वें क्वेश्चन का आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर का आप एग्जांपल दे सकते हैं, आपने देखा हो कभी ईसीजी आपने कराया हो या आपके किसी रिश्तेदार या रिलेटिव का ईसीजी हुआ हो, तो ईसीजी जो है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। आप देखते हैं पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल भरवाने जाते हो, ठीक है ना, जो पेट्रोल भरने वाली जो मशीन होती है वो क्या है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। आपका जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन है कि सभी कंप्यूटर्स, ठीक है ना, जो सारे कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो में अवश्य होना चाहिए। सारे कंप्यूटर या सभी कंप्यूटर मेन फ्रेम, मिनी या माइक्रो में अवश्य होना चाहिए। तो आपके जो ऑप्शन है वो है, आपके ऑप्शन है पहला आपका ऑप्शन है ए नंबर का ALU, बी नंबर का आपका ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सी नंबर का आपका ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो मेन फ्रेम, मिनी या माइक्रो कंप्यूटर है उसमें इनमें से कौन सा घटक होना चाहिए, ठीक है ना। अब ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है ना, तो ये तो हर कंप्यूटर में होना जरूरी है, तभी तो वो क्या करेगा, गणना करेगा। कंट्रोल यूनिट भी हर कंप्यूटर में जरूरी है, तभी तो वो कंट्रोल कर पाएगा कंप्यूटर की विभिन्न क्रियाओं को। प्राइमरी स्टोरेज का होना भी जरूरी है, जो आपको कंप्यूटर में जो थोड़ी बहुत प्रोसेस करना है, चीज़ें प्रोसेस करना है आपको, तो क्या करना है आपको, प्राइमरी स्टोरेज तो चाहिए, ठीक है ना। सेकेंडरी स्टोरेज ना हो लेकिन प्राइमरी स्टोरेज तो क्या उसको चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें से आप देखते हो कि तीनों ऑप्शन क्या है, जरूरी है। तो इसमें से जो डी नंबर का आपका ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मतलब कि ये सारे जो चीज दिए गए हैं आपको ऑप्शन, ये सब उसमें उपलब्ध होना चाहिए, काय में, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, 19वें नंबर का क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा विवरण मेन फ्रेम कंप्यूटर को परिभाषित करता है। ठीक है, आपको बताना है, जो आपको नीचे स्टेटमेंट दिए हैं आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेल खा रहा है कैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषताओं से, या मेन फ्रेम कंप्यूटर को वो परिभाषित कर रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ए नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो क्या, ए नंबर का आपका ऑप्शन है, यह कह रहा है यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठनों में क्रिटिकल एप्लीकेशन के प्रयोजन के लिए लगाया जाता है जिसमें भारी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। तो ये ए नंबर का ऑप्शन है। फिर आप देखते हैं बी नंबर का ऑप्शन, यह सर्वाधिक तेज कंप्यूटर हैं जो निश्चित समय पर उपलब्ध होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं तथा भारी स्तर पर की जाने वाली गणती गणनाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो सर्वाधिक तेज कंप्यूटर तो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता नहीं है, सर्वाधिक तेज कंप्यूटर आपको पता है सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर से तेज कोई कंप्यूटर नहीं है। फिर सी नंबर का आपको ऑप्शन देखते हैं हम, यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो डाटा प्राप्त करने, उसे प्रोसेस करने तथा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पर्याप्त तेजी के साथ परिणाम प्रदान करके माहौल को नियंत्रित करता है। ठीक है ना, तो यह एक ऐसा सिस्टम होता है जो डाटा प्राप्त करने, उसे प्रोसेस करने तथा निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर पर्याप्त तेजी के साथ परिणाम प्रदान करने का माहौल को नियंत्रित करता है। और डी नंबर का आपका ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप देखोगे जो सी नंबर का ऑप्शन है वो काफ़ी जो सरल कंप्यूटर होते हैं जैसे पर्सनल कंप्यूटर, तो वो भी ये काम कर लेते हैं। तो आप ए नंबर के जो आपका ऑप्शन है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका कह रहा है यह सिस्टम मुख्य रूप से बड़े संगठनों में क्रिटिकल एप्लीकेशन के प्रयोजन के लिए लगाया था। तो बात बिल्कुल सही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो क्रिटिकल एप्लीकेशन के प्रयोजन के लिए लगाए जाते हैं जिसमें भारी मात्रा में डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। भारी मात्रा में डाटा क्या कर सकते हैं, हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं, ये काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन सबसे उपयुक्त है, इसलिए आपका ए नंबर का ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। जो आपको 20वें नंबर का क्वेश्चन है वो है ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कंप्यूटर जो नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है वो आप देखिए। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो हम, चलिए पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है इसके। तो आपका क्वेश्चन है ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में और मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर ए नंबर का, बी नंबर का आपका ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, सी नंबर का ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, डी नंबर का ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। आप इन सारे ऑप्शन को गौर से देखिए। सुपर कंप्यूटर का कभी यूज हमने सर्वर के रूप में, आपने सुना कभी सर्वर के रूप में होता है।
सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है बड़ी गणती गणना क्रिटिकल कार्यों के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधानों में सुपर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। ठीक है। फिर जो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं, मिनी कंप्यूटर का यूज भी नहीं किया जाता है काय में, सर्वर के रूप में। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं, जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है ना। जो माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर, आप लैपटॉप का यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर, आप नोट पैड का यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर भी सर्वर के रूप में यूज नहीं किए जाते। फिर आपके बचते हैं कौन से, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है ना। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है कि सर्वर के तौर पर इसका प्रयोग किया था किसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपको पता है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं, इनमें काफ़ी डाटा को आप क्या करते हैं, कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दूसरा ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, इन कंप्यूटर का उपयोग एक बार में कई सारे यूजर कर सकते हैं। तो आपको पता है सर्वर क्या होता है, सर्वर आप कभी फॉर्म भरते हो, ठीक है ना, तो आपका फॉर्म भरते भरते बीच में क्या होता है, क्रैश हो जाता है, फॉर्म आपका भरना बंद हो जाता है। तो आप जिसकी आप खुद आप भरते हो, आप साइबर कैफे पर जाते हो, जो वहाँ जो भैया बैठे होते हैं वो आपसे बोलते हैं कि भैया जो सर्वर है वो डाउन हो गया। तो वो सर्वर कौन सा है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर ही वो सर्वर है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ सर्वर के रूप में क्यों कर रहा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ सर्वर के रूप में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए पटवारी का फॉर्म है, जो पटवारी के फॉर्म में 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो जो सर्वर कंप्यूटर जो होगा, सर्वर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होगा जिसमें इतनी ज़्यादा क्षमता हो जो 12 लाख लोगों की डिटेल्स को क्या कर सके, संग्रहित कर सके। ठीक है ना। तो ऐसा कंप्यूटर कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। और मल्टी यूजर होता है, यानी कितने लोग कहाँ कहाँ से भर रहे हैं, एमपी के विभिन्न हिस्सों से भर रहे हैं, ठीक है ना, भारत के विभिन्न हिस्सों से भर रहे हैं पटवारी का, जो बाहर के लोग हैं जो एमपी के फॉर्म भी भरते हैं तो वो भी भर रहे हैं। तो ऐसे कंप्यूटर कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, सर्वर के रूप में क्या होते हैं, वो यूज होते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 21वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो, सॉरी 23वें नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो है पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर किसके उदाहरण है। तो आपको बताना है जो पर्सनल कंप्यूटर जो होता है आपका, पर्सनल कंप्यूटर मतलब आप जो यूज करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब जो आप डेस्क पर रख कर यूज करते हैं, वो किसका उदाहरण है। तो आपकी जो ऑप्शन है वो हम ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ए नंबर का आपका ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नंबर का ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, डी नंबर का ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सी नंबर का ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। यदि आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं, यदि आपने पढ़ा भी नहीं है कि माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, यदि आपने ये पढ़ा भी नहीं है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं, सर्वर के रूप में यूज होते हैं। मिनी कंप्यूटर का यूज हम करते नहीं हैं, ठीक है ना। और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो क्रिटिकल उसमें यूज किया जाता है। जो आपको पर्सनल कंप्यूटर होगा वो सुपर कंप्यूटर तो हो नहीं सकता, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी नहीं हो सकता। तो अब बचता कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर का ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, सी नंबर का क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर। जो आपका जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसी के अंतर्गत आता है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या आता है, पर्सनल कंप्यूटर आता है। अब जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आपको बता देता हूँ मैं कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। आपने PDA का नाम सुना होगा, PDA, ठीक है ना, आपने एक नाम सुना होगा, वो है क्या, PD और A। PD जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। आप जो टैबलेट यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। जो आप लैपटॉप यूज करते हैं या नोटबुक यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। आप जो डेस्कटॉप या PC यूज करते हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। आप जो वर्क स्टेशन जो यूज करते हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जिस फ़ोन को हम यूज करते हैं रोज़, वो भी क्या है, माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। जो क्रोम बुक है, ठीक है ना, गूगल ने बनाई ये क्रोम बुक, क्रोम बुक एक प्रकार का लैपटॉप है, ठीक है ना, तो वो भी क्या है आपका माइक्रो कंप्यूटर है। अब अगला क्वेश्चन है वो है आपका अनुपम है, ठीक है ना। तो अनुपम क्या है आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन जो है वो आपके ऑप्शन है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बी नंबर का आपका ऑप्शन है एक एप्लीकेशन, सी नंबर का आपका ऑप्शन है एक सुपर कंप्यूटर, डी नंबर का आपका ऑप्शन है एक अनुसंधान संगठन। तो अनुपम क्या है, अनुपम आपको बताना है कि अनुपम है क्या, ठीक है ना। तो अनुपम जो है आपका, जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है वो सही है, सुपर कंप्यूटर।
अनुपम क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। अनुपम सीरीज की जो सुपर कंप्यूटर है इनका निर्माण किसने किया है, BARC ने किया, बार्क ने इनका निर्माण किया है, ठीक है ना। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं उनका निर्माण किया है BARC, बार्क ने इनका निर्माण किया। बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है इन्होंने क्या किया, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। अब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने यदि इसका निर्माण किया तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसका निर्माण काय के लिए किया हुआ है, परमाणु अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित करने, ठीक है ना। परमाणु अनुसंधान करने के लिए इस प्रकार के जो सुपर कंप्यूटर अनुपम सीरीज के उनका निर्माण किया है किसने, बार्क ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा आपका, आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में UNIBC का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे UNIBC क्या लिखा है ये, ठीक है ना। तो ये लिखा है UNI, ठीक है ना, V, ठीक है ना, A और C, यूनिवैक कंप्यूटर लिखा है। ये यूनिवैक कंप्यूटर जो है, ठीक है ना, यूनिवैक कंप्यूटर का पूर्ण रूप आपको बताना है। यूनिवैक कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है, तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन क्या क्या है, तो आपका जो A नंबर का ऑप्शन है वो है यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, B नंबर का आपका ऑप्शन है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, C नंबर का आपका ऑप्शन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, D नंबर का आपका ऑप्शन है वो है यूनिट ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपका जो इसमें से सही आंसर है वो है C नंबर का ऑप्शन, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है काय का, यूनिवैक का। आपको बता दूं कि जो यूनिवैक था वो पहला सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक है ना। यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है कि पहला सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो उसमें आप यूनिवैक लगा के आओगे। दूसरा, यूनिवैक एक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है ना, सबसे पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ENIAC दिया रहेगा, यूनिवैक दिएगा, सुपर कंप्यूटर दिया है, मिनी कंप्यूटर दिया है। तो इसमें से आपको बताना है कि भाई कौन सा है जो पहला सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। तो सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर क्या था, यूनिवैक, और यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए हम आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, डिजिटल कंप्यूटर बताना कितने प्रकार के होते हैं। जब आप पढ़ते होगे आपने पढ़ा होगा डिजिटल कंप्यूटर को, ठीक है ना। तो डिजिटल कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आपका A नंबर का ऑप्शन है 2, B नंबर का ऑप्शन है 3, C नंबर का ऑप्शन है 4, D नंबर का ऑप्शन है 5। तो इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर को कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना, कितने प्रकार से उसको बांटा गया है या कितने प्रकार उसके होते हैं। इसका जो आपका सही आंसर है वो है A नंबर का 2। डिजिटल कंप्यूटर को 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा डिजिटल कंप्यूटर का जब हम बांटते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर 2 प्रकार से बंटता है। पहला है बेस्ड ऑन साइज कैपेसिटी परफॉर्मेंस, जो साइज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के अनुसार बांटते हैं उसको, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है ना, उसके उद्देश्य के आधार पर उसको बांटते हैं। तो 2 प्रकार से बंटता है, तो उसका सही आंसर क्या है, 2, ठीक है ना। बेस्ड ऑन साइज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस, ये सब जो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो आपने पढ़े हैं ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है ना, पर्पस के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये आपका आंसर, इसका आंसर आपका क्या है, 2, A, ये आपका राइट आंसर है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निरंतर आंकड़ों पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है ना। जो निरंतर आंकड़े होते हैं, ठीक है ना, निरंतर आंकड़े होते हैं उन पर काम करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। निरंतर आंकड़े जो होते हैं, तो निरंतर आंकड़े जो होते हैं वो होते हैं एनालॉग सिग्नल, ठीक है ना। एनालॉग सिग्नल जैसे ताप, दाब, कोई तरंग, ठीक है ना, एनालॉग सिग्नल इस प्रकार से चलता है, ठीक है ना, इस प्रकार से एनालॉग सिग्नल चलता है। तो एनालॉग सिग्नल का यूज क्या में करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में करते हैं, ठीक है ना। और एनालॉग कंप्यूटर क्या पे कार्य करता है, निरंतर आंकड़ों पर कार्य करता है। निरंतर की जगह कभी लिखा हो कि सतत, कंटिन्यूअस, इंग्लिश में लिखा हो कंटिन्यूअस या लिखा हो सतत, समझ रहे आप, सतत, इस प्रकार से भी लिखा हो, तो आपको लगा के आना है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो सतत
आंकड़ों पर या सतत सिग्नल पर या निरंतर आंकड़ों पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर की जनक कौन है। आपको बताना है कि पर्सनल कंप्यूटर की क्या है, जनक कौन है। ठीक है ना। और देखो पर्सनल कंप्यूटर का कितने प्यारी हिंदी लिखी है इसमें, व्यक्तिक अभिकलित्र। आप पढ़ोगे तो आपसे पढ़ते भी नहीं बनेगा, आपको लगेगा क्या है ये, व्यक्तिक अभिकलित यानी पर्सनल कंप्यूटर। तो इसके आपको जनक बताने कौन कौन है। तो देख लेते हैं। पहले आपका ऑप्शन है ए नंबर का चार्ल्स बेबेज, बी नंबर का सैमुअल के, सी नंबर का हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट और डी नंबर क्या है, एलन ट्यूरिंग। तो पर्सनल कंप्यूटर की अवधारणा सबसे पहले दी थी हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट ने। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है वो सी नंबर का, हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट। ठीक है ना। चार्ल्स बेबेज आप अभी पढ़ चुके हो ऊपर, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। सीमूर के मैं आपको बता चुका हूँ कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड में, विश्व में सुपर कंप्यूटर जनक सीमूर क्रे को बोलते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 30वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्न में से वह आविष्कारक कौन है जिसने सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना या अवधारणा की थी। जिसने सबसे पहले बोला था कि आधुनिक कंप्यूटर बनेगा। तो आपके जो ऑप्शन है देख लेते हैं ऑप्शन कौन से हैं। ए नंबर का आपका ऑप्शन है जेम्स गोसलिंग, बी नंबर का आपका ऑप्शन है डेनिस रिची, सी नंबर का ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज और डी नंबर का ऑप्शन है बजाने स्ट्रप। ठीक है ना। तो आपका जो सही आंसर है वो सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है ना। तो चार्ल्स बेबेज जो है आधुनिक कंप्यूटर की कल्पना की या अवधारणा दी सबसे पहले किसने, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज का सही आंसर है। ठीक है ना। आप देख रहे हो कि उसमें एक नाम लिखा है जेम्स गोसलिंग। ठीक है ना। जेम्स गोसलिंग जो है इन्होंने जावा जो लैंग्वेज थी उसका खोज की थी, जावा की खोज की थी। डेनिस रिची जो आप लिखे ना, डेनिस रिची, इन्होंने सी भाषा जो सी लैंग्वेज होती है ना, सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था डेनिस रिची ने। आप एक और नाम देख रहे हो डी नंबर पर, बजाने स्ट्रप। ये जो है ये सी प्लस प्लस जो भाषा है ना, सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है ना। सी प्लस प्लस लैंग्वेज की जो आविष्कारक थे वो थे बजाने स्ट्रप। डेनिस रिची ने सी भाषा है उसका आविष्कार किया था। ठीक है ना। जेम्स गोसलिंग ने जावा की आविष्कार किया था। तो इस प्रकार से है ये। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पंच कार्ड सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, पंच कार्ड। तो जो पंच कार्ड है उसको आविष्कार किसने किया आपको बताना है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए नंबर का है हरमन होल्डेट, बी नंबर का है पावर्स, सी नंबर का है जैकवार्ड, डी नंबर का पास्कल। तो आपको बताना है कि पंच कार्ड का निर्माण किसने किया है। ठीक है ना। पंच कार्ड का जो निर्माता है या पंच कार्ड को किसने प्रतिपादित किया वो है हरमन होल्डेट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन है। जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तो उसमें आप देखोगे पंच कार्ड का यूज होता था फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। पंच कार्ड का क्या होता था, यूज होता था। पंच कार्ड कुछ नहीं है, पंच कार्ड एक सामान्य सा ऐसा कार्ड होता था पेपर का, मोटे पेपर का, जिसमें ऐसे गोल गोल छेद बने होते थे। पंच कार्ड इनपुट डिवाइस के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में। ठीक है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में पंच कार्ड का यूज होता था। आपने कभी सुना होगा पंचिंग प्रोसेस होती है। ठीक है ना। पंचिंग प्रोसेस के अंतर्गत आप, ठीक है ना, ऐसे छेद करते हैं कागज़ के अंदर, वो ये पंच कार्ड, कोई अलग बात नहीं है ये। फिर हम देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है। तो ये लैंग्वेज का सवाल है। ठीक है ना। लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं क्या है। जावा स्क्रिप्ट सामान्य रूप से इनमें से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन है इमेज मैनिपुलेशन के लिए, बी नंबर का ऑप्शन है वैलिडेशन फॉर्म के लिए, सी नंबर का ऑप्शन है कंटेंट में डायनामिक बदलाव करने के लिए, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। जो इमेज मैनिपुलेशन करोगे आप तो क्या होगा, जो आपका कंटेंट है उसमें डायनामिक, ठीक है ना, डायनामिक क्या होगा, बदलाव होगा। ठीक है ना। वैलिडेशन फॉर्म में भी ऐसे होगा और कंटेंट में डायनामिक बदलाव करने के लिए। ठीक है ना।
तो जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है इसका यूज किया जाता है डायनेमिक वेब पेज के निर्माण के लिए, ठीक ना। फेसबुक और याहू, आपने सुना एफबी, याहू, ठीक है ना, एफबी और याहू है, उनका निर्माण जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर का, उपरोक्त सभी। तो हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन है वो है, कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। एक लेडी है, एक वुमेन है, ठीक है ना, एक महिला है, उनको माना जाता है क्या, पहला प्रोग्रामर, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए नंबर का ऑप्शन है बिल गेट्स, बी नंबर का ऑप्शन है लेडी एडा लवलेस, सी नंबर का ऑप्शन है बेन न्यूमैन और डी नंबर का ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो आपको याद रखना है कि पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं वो एक लेडी है। तो देखो बी नंबर का ऑप्शन है, इनके नाम ही में लिखा हुआ है, नाम में लिखा हुआ है लेडी, तो लेडी एडा लवलेस अगस्टस, ठीक है ना, इनका पूरा नाम है। ये दुनिया की क्या क्या पहली प्रोग्रामर मानी जाती है। और उन्होंने क्या किया था, एनालिटिकल इंजन, आपने पढ़ा होगा एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन जो था उसमें इन्होंने क्या दिया था, कंप्यूटर प्रोग्राम दिया था। और जो एनालिटिकल इंजन है उसको दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर मानते हैं। वो कंप्यूटर दुनिया का पहला प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है, ठीक है ना। इसमें प्रोग्राम दिया गया था और जो प्रोग्राम दिया था लेडी एडा लवलेस अगस्टा ने। तो इन्हीं को बोला जाता है विश्व का पहला प्रोग्रामर। तो लेडी लवलेस एडा अगस्टा जो है आपकी, वो क्या है, आपकी पहली प्रोग्रामर है। फिर हम देखते हैं 34वें नंबर का आपको क्वेश्चन क्या है। ये भी लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कोई नहीं, पढ़ लेता हम। एक अक्षर संवेदनशील भाषा है, ठीक ना, आपको बताना है कि एक अक्षर संवेदनशील भाषा कौन सी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है जो वो है, ए नंबर का ऑप्शन C++, बी नंबर का ऑप्शन है पास्कल, सी नंबर का ऑप्शन है बेसिक और डी नंबर का ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें जो आपका सही आंसर है वो है डी नंबर का आंसर, डी नंबर का जो आपका आंसर है वो सही है, उपरोक्त सभी। ये सारी भाषाएं C++, पास्कल, बेसिक, ये सभी क्या हैं, अक्षर संवेदनशील भाषाएं, ठीक है ना। और ये बेसिक साइंस से संबंधित भाषा है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है ना। वह वैज्ञानिक कौन से हैं जिन्होंने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। तो आपको ये ऑप्शन है वो है, ए नंबर का आपका ऑप्शन है जोसेफ मैरी जैकवर्ड, बी नंबर का ऑप्शन है जैन मैकली, सी नंबर का ऑप्शन है ब्लेज पास्कल, डी नंबर का ऑप्शन है हार्वर्ड आइकिन। तो आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या है। तो आपका जो सी नंबर का आंसर है ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल जो है इन्होंने पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। पास्कलाइन बनाया था इन्होंने, पास्कलाइन। और पास्कलाइन क्या था, पहला यांत्रिक कंप्यूटर था, जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकता था, जोड़ घटाव कर सकता था इसमें, ठीक है ना, गुणा भाग नहीं कर सकता, जोड़ घटाव कर सकता था, एक यांत्रिक कैलकुलेटर था। और ब्लेज पास्कल जो थे फ्रेंच गणितज्ञ थे, ब्लेज पास्कल। पास्कलाइन का इन्होंने आविष्कार किया था, यांत्रिक कैलकुलेटर जो बनाया था उसका नाम था पास्कलाइन। तो हम देख लेते हैं 36वें नंबर का क्वेश्चन हमारा। 36वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो 36वें नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक शामिल होना चाहिए खाली स्थान, ठीक है ना। एक माइक्रो कंप्यूटर में कम से कम एक इनपुट यूनिट, एक आउटपुट यूनिट, एक माइक्रो प्रोसेसर यूनिट तथा एक खाली स्थान शामिल होना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सी यूनिट। तो आप देखो नेटवर्क, वो आपका जो ए नंबर का ऑप्शन है वो है मेमोरी यूनिट, बी नंबर का ऑप्शन है नेटवर्क, सी नंबर का ऑप्शन है प्रिंटर, डी नंबर का ऑप्शन है स्टेबलाइजर। तो आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर में इनमें से कौन सा होना चाहिए एक, ठीक है ना, इनमें से एक कौन सा शामिल होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर का मेमोरी यूनिट। अब माइक्रो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या एक मेमोरी यूनिट भी चाहिए हमें, नेटवर्क चाहिए क्या उसके लिए, स्टेबलाइजर की जरूरत है क्या, स्टेबलाइजर तो कोई संबंध ही नहीं है, प्रिंटर की जरूरत है क्या माइक्रो प्रोसेसर। तो सीधा सा जवाब है ए नंबर का। फिर हम देखते हैं 37वें नंबर का क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है। देखो ये जो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना, ये आपको लग रहा है सिंपल सिंपल से, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कई बार हम गलती कर देते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ये सीधे आते हैं पेपर में और वहाँ हम जाके भूल जाते हैं कि क्या है।
ठीक है ना। ये कन्फ्यूजिंग भी होते हैं, कई किताबों में अलग अलग नाम दिया होता है, ठीक है ना। ऑथेंटिक डाटा हमें पढ़ना है, ऑथेंटिक चीज़ें हमें पढ़ना है। तो देखो पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है, तो ए नंबर का आपका ऑप्शन है अगस्टा एडेमिंग, बी नंबर के हैं एडवर्ड रॉबर्ट, सी नंबर का है चार्ल्स बेबेज, डी नंबर का है एलन ट्यूरिंग। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है, ठीक है ना। पर्सनल कंप्यूटर की जनक, तो पर्सनल कंप्यूटर की जो सबसे पहले अवधारणा दी थी वो दी थी एडवर्ड रॉबर्ट ने। तो आपको ये बी नंबर का आंसर है वो सही है, एडवर्ड रॉबर्ट जो है पर्सनल कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी आता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या बोलते हैं भाई, लैपटॉप तो बोलते नहीं, डेस्क के ऊपर रखा हुआ कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर। पॉम पायलट भी नहीं बोलते, मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बोल ही नहीं सकते कभी, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में तो हम पढ़ चुके इतना ज़्यादा, बहुत बड़े होते हैं। तो बी नंबर का जो ऑप्शन है आपको वही सही लग रहा है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना। तो ए नंबर का आपका ऑप्शन है पॉम पायलट, बी नंबर का ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर, सी नंबर का लैपटॉप, डी नंबर का मेन फ्रेम। तो आपका जो सही आंसर है वो है क्या, बी नंबर का पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, अभी हम पढ़ चुके। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है पर्सनल कंप्यूटर। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है एनिएक के पहले कंप्यूटर में क्या विशेषता थी। इसमें इसका ठीक है ना, एनिएक कंप्यूटर जो है, एनिएक कंप्यूटर की क्या विशेषता थी, क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। एनिएक कंप्यूटर में क्या विशेषता थी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, ये के पहले लिखा है ना, ये हटा लेना। तो एनिएक कंप्यूटर में क्या विशेषता थी, एनिएक कंप्यूटर जो है आपके उसमें क्या विशेषता थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए नंबर का ऑप्शन जो है आपका, इनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। बी नंबर का क्वेश्चन है इसमें प्रोग्राम स्टोर होता था, इनमें पेपर टेप का प्रयोग होता था, या डी नंबर का ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है कि आपका आंसर कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। तो आपको जो एनिएक कंप्यूटर है इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ए नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो सही है, ए नंबर का ऑप्शन जो है एनिएक कंप्यूटर, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। एनिएक कंप्यूटर जो था वो आपको प्रथम पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। ये प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में क्या क्या उपयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, ठीक है ना। तो आपका क्या है, ऑप्शन ए सही है इसमें। फिर हम देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है, ठीक है ना। विप्रो कंपनी, ठीक है ना। इसमें आपका ऑप्शन है ए नंबर का अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, सी है अनिल अंबानी, डी है आदित्य बिरला, ठीक है ना। तो ये आपके अजीम प्रेमजी जो हैं विप्रो कंपनी के क्या हैं, संस्थापक हैं। विप्रो क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ये क्वेश्चन कभी पटवारी में पूछा गया था बहुत पहले, ठीक है ना। विप्रो कंपनी, आपने देखा होगा गूगल के भी सीईओ पूछ लिए उन्होंने, गूगल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ बताओ। इसी प्रकार से आपको गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ट्विटर हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है ना। एप्पल हो गया, आपके एप्पल के संस्थापक कौन थे, टिम कुक। तो एप्पल हो गया आपका। और भारत की इतनी भी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जैसे इन्फोसिस हो गए, इन्फोसिस के संस्थापक हैं, ठीक है, नारायण मूर्ति हैं शायद, है ना, इन्फोसिस के संस्थापक। इन्फोसिस हो गई आपकी, ठीक है, सत्यम टेलीकॉम हो गई आपकी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गई आपकी, विप्रो हो गई आपकी। इन सब के आपको प्रमुखों को याद रखना है, ठीक है ना। कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं उनके प्रमुख और सीईओ आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि पहले पूछेगा तो इस बार भी आपसे पूछ जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जितने भी ये कंपनी है ना, भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी और विश्व की, वर्ल्ड की जो अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है या कंप्यूटर से जुड़ी हुई, कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है, उनके सीईओ प्रमुखों को आपको याद कर लेना है। और मैं कोशिश करूँगा जो कंप्यूटर के क्षेत्र में करंट अफेयर जो हैं, ठीक है ना, करंट में जो कंप्यूटर के क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है नई नई, जैसे भार ओएस, आपने शायद नाम सुना हो कभी, भार ओएस, ठीक है ना। भार ओएस, भार ओएस जो है इसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका निर्माण किया है आईआईटी मद्रास ने। इसका उपयोग किया जाएगा आगे चल के भविष्य में। इसका उपयोग भारत में जो मोबाइल हैं उनमें उपयोग किया जाएगा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इस प्रकार के जो करंट अफेयर हैं उनको भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से कराने की कोशिश करूँगा।
जितने भी करंट डेवलपमेंट हो रही है कंप्यूटर के क्षेत्र में, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित, इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित कोई भी जो भी करंट का जो भी डाटा है उसको मैं आपको पूरा कराने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।